हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो यहाँ आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आप सभी को जैसा कि पता है कि आइकॉनिक स्टूडेंट का जो उद्देश्य है वह एक ही उद्देश्य है कि अब हर बोर्ड एग्ज़ाम पास करना होगा आसान। चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, सीबीएसई से हो या फिर आप किसी भी राज्य के स्टेट बोर्ड से हो या फिर आप ओपन बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए यह बेहतर एक स्थान होने वाला है, एक बेहतर प्लेटफॉर्म यह होने वाला है। ठीक है, यह आइकॉनिक स्टूडेंट आपके लिए नियंत्रण प्रयास कर रहा है कि आपका एक एग्ज़ाम बेहतर हो पाए, आप एक बेहतर स्टडी मटेरियल के साथ अपने बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर पाएँ। यहाँ पे डेली क्लासेस ली जा रही है रेगुलर, प्लस में आपको नोट्स अवेलेबल करवाया जा रहा है, वो भी निःशुल्क। तो प्लीज़ आप सब से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आप लोग बने रहें, इस चैनल के माध्यम से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते रहें। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे अगर बात करें तो हम लोग भारत में राष्ट्रवाद हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग इतिहास में हम लोग भारत के राष्ट्रवाद का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग काफ़ी चीज़ों को समझ चुके हैं। ठीक है, तो जो भाई बहन अगर पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन सभी से रिक्वेस्ट है वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वो सभी चीज़ों को देख लें तो उनको समझ में आने वाला है। देखिए, इतिहास क्या है? इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप जितना कहानी के माध्यम से समझेंगे, अपने ब्रेन में जितना आप इसको इमेजिन करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, उतना ज़्यादा आपको इतिहास में क्या रोचक बढ़ने वाला हो और आपको अच्छा लगने लगेगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो पहले पृष्ठभूमि को देखिएगा, पिछले लेक्चर फर्स्ट और सेकंड को देखना प्लीज़ आप लोग मत भूलिएगा। और क्लास 10 का हम लोग सिविक्स जो है वो बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़कर पूरे चैप्टर बाय एक एक टॉपिक को हम लोग किए हैं। क्लास 10 का ज्योग्राफी यह भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स यह भी हम लोग कर चुके हैं, हिस्ट्री अभी हम लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग प्लेलिस्ट में एक बार विजिट ज़रूर करें। आगे अगर हम लोग बात करें तो हम सभी लोग इस चीज़ों को समझ चुके हैं कि राष्ट्रवाद होते क्या हैं और क्या नहीं। सभी तरह के हम लोग बात समझ चुके हैं। राष्ट्रवाद कैसे उदय हुआ, जलियांवाला बाग क्या था, रॉलेट एक्ट क्या था, खिलाफत आंदोलन क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, समझौता का क्या प्रयास था, किस प्रकार समझौता हुआ था, आंदोलन महिलाओं की क्या भूमिका थी, और गांधी इरविन समझौता क्या था। गांधी इरविन समझौता में गांधी जी द्वारा क्या क्या मांग की गई थी ब्रिटिश सरकार से, इन सभी बातों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज जो हमारा न्यू टॉपिक है वह है दूसरा गोलमेज सम्मेलन। यह दूसरा गोलमेज सम्मेलन क्या है, इस पर आज हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। थोड़ा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसे हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एक गोल सा टेबल है, इस पे सभी लोग बैठकर क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, इसे गोलमेज सम्मेलन कहते हैं और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। चलिए इसे समझते हैं, इस सम्मेलन में क्या क्या बातें हुई, क्या नहीं हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 दिसंबर से 1 दिसंबर 1931 तक चला। ठीक है, क्या हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब चला, तो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी में तक चला, तथा इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। आपको हम बताए थे कांग्रेस जो कि हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण संगठन थी, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी थी। ठीक है, ये इसके ओर से इस
कांग्रेस की ओर से किसने किया था नेतृत्व? तो महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व किया था। ठीक है। तथा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किया था, जिसे डॉक्टर अम्बेडकर या फिर बाबा साहब के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश सरकार के अम्बेडकर की मांग मान लेने पर गांधी जी ने आमरण अनशन किया। देखिए यहाँ पे कुछ क्या हुआ था, इस सम्मेलन में महात्मा गांधी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन दोनों के बीच थोड़ा सा खटपट हो गई थी किसी बात को लेकर। ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा था कि हम लोग एक क्या करते हैं, एक संप्रदाय को मानते हैं, एक भारत को मानते हैं। लेकिन उसी तरह से जो सब भीमराव अंबेडकर थे, ये दलितों का क्या करना चाहते थे, उत्पीड़न हो रहा था दलितों के साथ बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। इसलिए B.R. अम्बेडकर ने एक अलग निर्वाचन की मांग रखी। ठीक है, इस सम्मेलन में। और B.R. अम्बेडकर की मांग मान ली गई, किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे 1 दिसंबर 1931 दिसंबर, उससे पहले क्या हुआ? आमरण अनशन पर बैठ गए थे। यहाँ हम लोग बात कर रहे थे, कौन बैठ गए थे? गांधी जी, क्योंकि B.R. अम्बेडकर की मांग मान ली गई थी, इसीलिए। अंततः अम्बेडकर ने गांधी जी की बात मान ली तथा सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ। ठीक है। यह पूना पैक्ट किसके द्वारा हुआ? तो महात्मा गांधी के द्वारा और B.R. अम्बेडकर के द्वारा, दोनों के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा गया। ठीक है। इस पूना पैक्ट में कुछ बातें की गई थी, वो हम लोग समझेंगे आगे। 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया। क्योंकि क्या हुआ यहाँ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ, गांधी जी तो नाराज हो गए, वहाँ आमरण अनशन पर बैठ गए। तो बिना कोई रिजल्ट निकले या क्या हुआ, यह बैठक रद्द कर दी गई। 28 दिसंबर को गांधी जी खाली हाथ भारत लौटे तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद सरकार गांधी इरविन समझौता का उल्लंघन कर पुनः अपना दमन चक्र चलाना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पे गांधी और इरविन समझौता हुआ था ना यहाँ पे, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें गांधी जी कुछ मांग रखे थे जिसके जो अंग्रेज लोग क्या किए थे, मान लिए थे। जब मान लिए थे तो क्या हुआ था, हम लोग कल के लेक्चर में पढ़े थे। यहाँ मान लेने के बाद क्या हुआ था, जो भी मांग था वो मान लेने के बाद गांधी जी अपने आंदोलन को रोक दिए थे तथा क्या कहा गया था कि गांधी जी द्वारा जो अंग्रेज लोग थे उनको माना गया था, उनके कार्य में सहयोग करने की बात की गई थी। ठीक है। इसी को उन्होंने क्या किया, इस बात को उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि उनका बात नहीं माना गया, इसलिए वो भी क्या कर दिए, इनकार कर दिए। और फिर से वो गांधी जी क्या किए, विरोध करने लगे। जनवरी 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू किया गया। ठीक है। सरकार ने अपनी पूरी शक्ति द्वारा इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व एवं परिणाम को हम लोग पढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, चलिए, ये आंदोलन भारत के स्वतंत्रता के लिए बढ़ावा गया तथा कदम उठाया गया। क्या यह आंदोलन जो था यह भारत की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने तथा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए जिसके कुछ परिणाम हैं। इस आंदोलन से राष्ट्रीय आंदोलन की सामाजिक विस्तार हुई। इस आंदोलन के महत्व को अगर पूछे तो आप सबसे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को बताने में सक्षम होंगे। पहले इसे समझ लेते हैं। इसे क्या हुआ, इस आंदोलन से राष्ट्रीय आंदोलन को क्या हुआ, सामाजिक विस्तार हुई। मतलब समाज के प्रत्येक तबके के लोग इस संगठन से जुड़े, इस आंदोलन से जुड़े। इस आंदोलन से समाज के विभिन्न वर्गों में राजनीतिक एवं राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। जो लोग पहले राष्ट्रीय भावना उनमें उत्पन्न नहीं थी, वो लोग भी गांधी जी से धीरे धीरे प्रभावित होने लगे और वह सब इस आंदोलन में जुड़ने लगे। ठीक है। समाज में अंग्रेज के विरुद्ध क्या हुआ, भावनाएं बढ़ी तथा इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी विशेष महत्व रखती है। हम लोग पहले लेक्चर में देखे हैं महिलाओं की भूमिका। इस आंदोलन से ब्रिटिश राज को आर्थिक हानि हुई।
क्या हुई? आर्थिक हानि। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सहयोग की नीति हटा दिए गए थे, तो आर्थिक हानि हुई तथा भारत में ब्रिटिश वस्त्रों के आयात पर क्या कर दी गई? गिरावट कर दी गई। इसमें क्या होता था पहले कि भारत में जो ब्रिटिश वस्त्र थे वह ज़्यादा क्या होता था, ज़्यादा बेचने के लिए ब्रिटिश सरकार जो थी वह मजबूर करती थी, ठीक है, और जो भारत के जो वस्त्र थे उसको नहीं बेचने देती थी, उन्हें ज़्यादा टैक्स लगा देती थी। तो यह क्या हुआ, वहाँ के लोग इसे इनकार कर दिए गए और इसको कम आयात हुआ इसका। आंदोलन से राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी तथा प्रभात फेरी का आयोजन भी भारतीय पर व्यापक असर पड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने श्रमिक वर्ग तथा किसान आंदोलन प्रभावित किए। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम पारित किया। याद रखिएगा बाबू, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह। एक सेकेंड, यह जो डेट है यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है वर्ष। सबसे पहले अगर हमारा भारत का संविधान एक आया था तो 1935 में ही आया था। इसी के आधार पर हमारा जो संविधान फिर दोबारा बना जो कि 1950 में लागू हुआ, यह इसी के आधार पर बना था। ठीक है, याद रखिएगा यह सब बातें। तो 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। यह पहली ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के समानता के आधार पर बातचीत की थी, पहली बार। बहुत इंपॉर्टेंट है, बात को समझें। इस पर किसके परिणाम स्वरूप अगर पूछा जाएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 किस आंदोलन के बाद और किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप लागू की गई, तो आप बताएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसके आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब है हमारा चंपारण आंदोलन। यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आंदोलन है और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है तथा किसी भी एग्जामिनेशन के लिए यह ज़्यादा अंक लाने की ओर बढ़ता है। 1917 ईस्वी में इस आंदोलन का जो हुआ था प्रारंभ किया गया था। बिहार तथा बंगाल में नील का उत्पादन करने वाले किसान की स्थिति दयनीय थी। ठीक है, क्या थी? बिहार और बंगाल में क्या होता था, तो नील की उत्पादन करने के लिए ब्रिटिश सरकार जो थे, अंग्रेज लोग थे, वो किसानों पे दमन चक्र चलाते थे। 1916 ईस्वी में कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, 1916 ईस्वी में, याद रखिएगा आप साल, हम बार बार बोल रहे हैं सारे लेक्चर में। इतिहास को समझने के लिए वर्ष और क्या होना चाहिए, तिथि, और क्या होना चाहिए, तो उस समय जो वर्तमान में किसी भी आंदोलन का जो नेतृत्व करता है उस नेतृत्वकर्ता का नाम, या फिर कोई राजा कोई शासक है तो उसका नाम, और इस आंदोलन का उस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। इन 4-5 चीज़ों को अगर आप याद रखते हैं तो आप किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। वो चाहे चंपारण आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, खिलाफत आंदोलन हो, या कोई आंदोलन हो, किसी भी चीज़ को समझने के लिए 4-5 चीज़ इम्पोर्टेंट है। हम आपको बार बार बताते हैं, एक बार आप आजमा कर देखिएगा, फिर बोलिएगा सर गलत बोले या सही। इसमें चंपारण आंदोलन में ये चीज़ चेक हम लोग करते हैं। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा, कहाँ हुआ था? तो बिहार तथा बंगाल में। क्यों हुआ था? नील उत्पादन के लिए जो थे वो किसानों पर क्या किया जाता था? अत्याचार किया जाता था। ठीक है, तो 1916 ईस्वी में कहाँ कांग्रेस अधिवेशन में चंपारण के एक किसान थे। ठीक है, जब जहाँ अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, वहाँ उस अधिवेशन में चंपारण के एक व्यक्ति थे, किसान थे, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ इम्पोर्टेंट है हम अंडरलाइन करते जा रहे हैं। आप लोग भी, वैसे मैं नोट्स दे दूंगा लेकिन आप लोग इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का नियंत्रण दिया, रिक्वेस्ट किया उनसे कि सर प्लीज़ एक बार आप चंपारण आएँ और वहाँ की समस्याओं को सुने। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या किया, पहली बार बिहार के किसान की समस्याओं को समझा, यहाँ आए और समझे। गांधी के दबाव में सरकार ने चंपारण एग्रीमेंट कमेटी का गठन किया। किस कमेटी का गठन किया?
तो एग्रेरियन कमेटी का गठन किया। याद रखिएगा बाबू ये सब नाम, गठन का नाम तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जिससे नील्हों पर क्या किया गया, जिससे नील्हों पर अत्याचार बंद किया गया तथा 3 कठिया प्रणाली भी समाप्त की गई। ये 3 कठिया प्रणाली क्या था, इसको समझते हैं क्या था। देखिए यही था 3 कठिया प्रणाली। 3/20 20 एकड़ जमीन पर जिसका होता था उस पर कम से कम 3 कट्ठे में क्या करना होता था, नील की खेती करना होता था। ठीक है, कहानी के माध्यम से हमको समझा रहे हैं आपको। जब नील की खेती करते थे किसान लोग तो क्या होता था, ये काफ़ी वर्षों तक जब खेती वहाँ पे नील की हो जाती थी तो 3-4 सालों तक वहाँ जो वह ज़मीन जो था वह ज़मीन बंजर हो जाता था। ठीक है ना। इससे क्या हो रहा था कि धीरे धीरे ज़मीन की संख्या बढ़ती जा रही थी और बंजर होते जा रहे थे अधिक संख्या में। तो इससे किसानों पर क्या हो रहा था, किसानों की आर्थिक स्थिति में भी बहुत दयनीय स्थिति हो चुकी थी और किसान भी बहुत बुरे हालत में थे। किसान पर हमेशा दबाव देकर ब्रिटिश सरकार इसे क्या करती थी, तो नील की खेती उत्पादन करने के लिए उसे हमेशा शोषण करती थी। यही सब चीज़ के लिए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट किया कि वह एक बार बिहार आए और इस समस्या को समझें। जब बिहार उन्होंने आया समस्या को समझें तो वह मतलब एक ब्रिटिश सरकार के कुछ समिति के द्वारा उनको एक गठन किया गया, उसमें महात्मा गांधी भी अध्यक्ष थे। ठीक है, जिससे नीलों की अत्याचार बंद हो गई तथा 3 कठिया समाप्त हो गया। इस प्रकार चंपारण में गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन सफल हुआ। पहला यह सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी का, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने कहाँ किया है और इस सत्याग्रह का नाम क्या है, तो याद रखिएगा सबसे पहला सत्याग्रह बिहार में किया गया। जिस सत्याग्रह का नाम है वह है चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। कोई समस्या कहीं किसी भी तरह का हम समस्या नहीं छोड़ रहे हैं बच्चे, याद रखिएगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर उन्हें महात्मा की उपाधि दिए। यहीं पे उन्होंने क्या दिया गया, महात्मा की उपाधि। पहले इनका नाम महात्मा नहीं था, पहले इनका नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। हम लोग पहले पढ़े हैं। ठीक है, इन्हें महात्मा की उपाधि कब दी गई, तो चंपारण सत्याग्रह में ही दी गई। किनके द्वारा दी गई, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। कोई समस्या, आगे बढ़ते हैं। आगे है बारडोली सत्याग्रह। ठीक है, क्या है, बारडोली सत्याग्रह। इसे हम लोग थोड़ा देखते हैं। एक मिनट, चलिए, हाँ ठीक है। बारडोली गुजरात सूरत जिला में था। कहाँ था बाबू, गुजरात के सूरत जिला में बारडोली एक स्थान है। फरवरी 1928 में लगान बढ़ोतरी आंदोलन हुआ। ठीक है, यहाँ लगान में 3% की वृद्धि कर दी गई थी। सरकार के द्वारा क्या हुआ था, लगान में बढ़ाया गया। मतलब लगान क्या होता था, ज़मीन का एक टैक्स होता था। ठीक है, लगान किसानों को देना पड़ता था। बहुत ज़्यादा शोषण हुआ बाबू, बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों के द्वारा। सबसे ज़्यादा अगर किसी भी शोषण हुआ है तो वो हमारे भारतीय किसानों पर हुआ है, यह बात सच है। सरकार द्वारा बारडोली जांच आयोग गठन किया गया। यह जो टैक्स लगाए जा रहे थे, जो कर लगाए जा रहे थे, इसके लिए सरकार के द्वारा क्या किया गया, तो बारडोली जांच आयोग का गठन किया गया। इसको जांच करने का आदेश दिया गया। लगान के विरुद्ध हुई आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। यही वल्लभ भाई पटेल हैं जिसे हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। आंदोलन को सफलतापूर्ण तथा निष्ठा से चलाने के कारण उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। उपाधि याद रखिएगा, महात्मा गांधी को उपाधि कब दी गई, तो सत्याग्रह में। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई, तो बारडोली सत्याग्रह में। यहाँ की महिलाएं इन्हें क्या बोली, सरदार बोली। याद रखिएगा यह बात, महिलाएं यहाँ की बोली इन्हें क्या, वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना गया, बारडोली सत्याग्रह से। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो है अल्लूरी सीताराम राजू का विद्रोह। यह क्या है, थोड़ा हम लोग इसे भी समझने का प्रयास। चलिए हम लोग बात करते हैं इस पे। तो आंध्र प्रदेश के गुड्डेम पहाड़ी में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन हुआ। गुरिल्ला आंदोलन क्या होता है,
तो आप क्लास 11th में अगर आप जाएंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे, तो गुरिल्ला आंदोलन उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। गुरिल्ला आंदोलन एक युद्ध पद्धति होता है जिसमें जो सैनिक होते हैं जो देश के, वो क्या करते हैं, छुप कर वार करते हैं। ठीक है, छुप कर वार करते हैं, इसे गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है। ठीक है, यह गुरिल्ला आंदोलन की बात की जा रही है। यहाँ के लोग को बेगार करने पर मजबूर कर दिया, तो लोग ने बगावत कर दिया। क्या कर दिया? बेगार करने पर। बेगार क्या होता है बाबू? यहाँ बेगार का शब्द यहाँ लिखा है। बेगार मतलब कोई काम किया जा रहा है तो उस काम के बदले उन्हें पैसा आय नहीं दिया जा रहा है, या फिर समझो कि अगर अधिक काम ले रहे हैं और पैसा कम दे रहे हैं तो ये सब बेगार हुआ। ठीक है, कोई बोलता नहीं है कि हम बेगारी कर रहे हैं क्या, ऐसा शब्द बोलते हैं ना आप लोग, कभी कोई बोलता है, बहुत लोग बोलता है, तो यही होता है। मतलब काम के बदले जो काम है उसका निर्धारित पैसा नहीं दिया जाता है, निर्धारण मूल्य नहीं दिया जाता है, इसे बेगार कहेंगे। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो इनका नेता अल्लूरी सीताराम राजू थे। यही व्यक्ति अल्लूरी सीताराम राजू हैं। ठीक है, अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, जहां लोग का विश्वास था कि राजू ईश्वर का अवतार है। कहाँ यहाँ के लोगों का क्या विश्वास था कि राजू जो है वह ईश्वर का अवतार है। वह गांधी जी की अहिंसा की नीति का विरोध करता था तथा यह दावा करता था कि भारत अहिंसक के बल पर ही क्या कर सकता है, पर नहीं बल्कि केवल शक्ति के प्रयोग से वो आज़ाद हो सकता है। इनका विचार क्या था? यह अपने आप को पहले तो यह अपने आप को भगवान का अवतार बोल रहे थे। उसके बाद इनका विचार था कि महात्मा गांधी का विचार क्या था, हम लोग पहले लेक्चर में पढ़े हैं। तो महात्मा गांधी का विचार था क्या कि हिंसा नहीं की जाएगी, अहिंसक रूप से, मतलब शांति रूप से क्या होगा, हम अपने भारत को स्वतंत्र करवाएंगे, ब्रिटिश सरकार से अपनी मांग रखेंगे। लेकिन इनका मांग था कि अंग्रेज से छुटकारा पाने के लिए कभी भी बिना हथियार के हम लोग नहीं बदला ले सकते हैं। उससे छुटकारा पाना है तो हमें क्या करना होगा, अहिंसा करना होगा, हमें बल और शक्ति के बल पर उससे आज़ादी लेनी होगी। ठीक है, इनका विचार यह था। 1924 ईस्वी में विद्रोह का दमन कर दिया गया, मतलब दमन का मतलब समाप्त कर दिया गया। राजू अपने लोगों के बीच लोक नायक बन गए, मतलब अपने जो लोग थे, उनके जो सपोर्टर थे, उनको मानने वाले थे, उनके बीच में वो क्या बन गए, लोक नायक बन गए। मतलब ठीक है, एक अच्छा एक इमेज उनके सामने बन गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखिए, एक ब्रिटिश रिटायर्ड अधिकारी एलन ऑक्सियोवेनिक ह्यूम क्या भी इस प्रयास में लगे थे कि बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को यह बैठक हुआ। देखिए, पहले हम समझाने का प्रयास करते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ तो कब हुआ, 28 दिसंबर 1885 को हुआ। कहाँ हुआ, तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में एक बैठक हो रहा था। देखिए बैठक, इस बैठक में क्या किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन थे, इसको स्थापना इसका किसने किया था, तो ह्यूमन ने किया था। किसने किया था, एलन ऑक्टोबिनियन ह्यूमन, जिसे हम लोग A.O. ह्यूम बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इन्होंने 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था, जो वर्तमान में भी अभी है। हाथ छाप जो आप लोग देखते होंगे राजनीतिक पार्टी जिसमें राहुल गांधी हैं, वही है। यही इस संगठन का नाम बदलकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। फिर है क्या है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता व्योमेश चंद्र चटर्जी ने किया। ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस के प्रथम बैठक कब हुई, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा। इस अधिवेशन में भारत के विभिन्न भागों से कुल 72 सदस्य शामिल हुए। ठीक है, ये जो बैठक हो रही है इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कुल कितने सदस्य थे, तो कुल 72 सदस्य, 72 इसमें क्या थे, सदस्य थे। अब है मुस्लिम लीग, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग। इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं।
इसी मुस्लिम लीग के मांग पे क्या हुआ, हमारा भारत का बंटवारा हुआ, जो वर्तमान में पाकिस्तान हम लोग देख रहे हैं। इसी मुस्लिम लीग का यह देन है। चलिए समझते हैं इस मुस्लिम लीग के बारे में। 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को शिमला में एक मुस्लिम नवाब और जमींदार गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो से मिले। ठीक है, यहाँ से गेम चालू हो रहा है। 1 जनवरी 1906 ईस्वी को शिमला में किसने मिला, एक मुस्लिम नवाब था, ठीक है, एक जमींदार था और गवर्नर जनरल जो समय का था लॉर्ड मिंटो, इससे मिले। उन्होंने मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा की मांग की। दिसंबर 1906 ईस्वी में आगा खां, नवाब अलीम उल्लाह एवं वकार उल मुल्क जैसे क्या थे, संभ्राम मुस्लिम नेताओं ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की। किसने की, तो आगा खां, नवाब सलीम उल्लाह एवं वकार उल मुल्क, यह 3 व्यक्ति थे जिन्होंने क्या की, तो ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना की। कब हुई इसकी स्थापना, तो 1906 ईस्वी में हुई। याद रखिएगा बच्चे ये सब चीज़। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद है आपका स्वराज दल। इसका अगर हम लोग बात करें तो क्या था स्वराज दल, समझते हैं। फरवरी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के स्थगित हो जाने के पश्चात, क्या होने, स्थगित मतलब समाप्त हो जाने के पश्चात एक निराशा का वातावरण पैदा हो गया था। ठीक है, क्या हुआ था, एक निराशा का वातावरण पैदा हो गया था। फरवरी 1922 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाए थे तो एक घटना घटती है, चौरी चौरा कांड। ठीक है, इसी घटना के बाद महात्मा गांधी काफ़ी दुखित हो जाते हैं और यह आंदोलन को क्या करते हैं, स्थगित कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इससे राजनीतिक उस समय के राजनीतिक जो लोग थे वो काफ़ी दुखी हुए थे, जो आंदोलनकारी जो लोग थे वो काफ़ी दुखी हुए थे। ठीक है, 1922 ईस्वी में हुए गया अधिवेशन के बाद जनवरी 1932 में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस में एक स्वराज दल की स्थापना की। किन्होंने की, तो याद रखिएगा, नाम इम्पोर्टेंट है, चित्तरंजन दास। देखिए यही है चित्तरंजन दास, यहाँ पे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, ये 4 व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज दल का गठन किया। इन दोनों के कथन प्रयास के फलस्वरूप मार्च 1923 ईस्वी में स्वराज दल का प्रथम सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था बाबू, जो वर्तमान में अब नाम बदल दिया गया है, इसे प्रयागराज कहा जाता है। ठीक है, स्वराज दल का उद्देश्य क्या था, तो स्वराज दल का उद्देश्य भी कांग्रेस पार्टी की तरह स्वराज प्राप्त करना था। स्वराज का मतलब आपको बता चुके हैं, स्वराज का मतलब होता है स्वयं का राज, खुद का राज, मेरा राज। ठीक है, स्वराज। ठीक है, इसका भी उद्देश्य यही था और भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी इसकी जो स्थापना हुई थी इसका भी उद्देश्य यही था। ठीक है, वे भारत में अंग्रेजों द्वारा चलाई परंपराओं का अंत करना चाहते थे। वे काउंसिल में प्रवेश करने में असहयोग के कार्यक्रम को अपनाना और सहयोग को सफल बनाना चाहते थे। देखिए यही इनका उद्देश्य था, किनका, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, यह 4 व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज दल का गठन किया। ठीक है, इनका सबसे पहला बैठक, सम्मेलन कह सकते हैं या फिर बैठक कह सकते हैं, वह 1923 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ तथा इनका उद्देश्य था स्वराज प्राप्त करना, अंग्रेजों को यहाँ से भगाना और अपना खुद के भारत में खुद का प्रशासन चलाना। ठीक है, तो इसी के साथ आज अब सबका यह भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है वो आज समाप्त होता है। अगर आप सबको कोई समस्या हुआ हो ये पूरे चैप्टर में कहीं भी, ये पूरे चैप्टर में चैप्टर 3 से 4 पार्ट में गए हैं, सारे पार्ट को आप अच्छे से देखिएगा,
अच्छे से समझिएगा। कहीं कोई समस्या हुआ हो तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं फिर से प्रयास करूं कि एक बेहतर शब्दों के साथ आपको एक फिर से समझा पाऊँ। ठीक है, होता है बहुत ऐसा होता है कि सब बच्चे एक तरह नहीं हो पाते, कुछ जल्दी समझते हैं, कुछ टाइम से समझते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है। किसी को समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर बताइएगा। फिर से हम एक लेक्चर आपको क्या करेंगे, लेकर आ जाएंगे और फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। और जिसने भी अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप लेक्चर को शेयर कर दें। आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम इतना तो आप कर दीजिए हमारे लिए। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। देखिए, इतना बेहतर नोट्स आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कहीं भी नहीं मिलेगा। पूरा यूट्यूब पे आप देख लीजिए, लगता है जैसा कि मतलब हाई लेवल का आपको पढ़ाई दिया जा रहा है। इतना तरीका से बेस्ट तरीका से आपको नोट्स दे रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, साथ में आपको नोट्स दे रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आप लेक्चर सुन लेंगे, उसके बाद आपके पास नोट्स खुद रहेगा, ये नोट्स रिवाइज कीजिएगा। अब बताइए, इससे ज़्यादा कहीं भी हो सकता है कुछ भी? अब आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो अब इसमें कोई उपाय नहीं है दूसरा। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है बच्चे कि बार बार नियंत्रण, जितना ज़्यादा हो सके लेक्चर को सुनिए। सुनने से क्या होता है कि ब्रेन में शब्द बैठते हैं। कभी आपको मान कर चलिए यह चीज़ ना याद रहे, लेकिन हमारा जब शब्द याद रहेगा तो आप आसानी से किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि बार बार चीज़ों को सुनिए। और टेलीग्राम पे हम डेली आपको सारे चैप्टर का नोट्स दे रहे हैं, तो वहाँ पे जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ते रहिए घर बैठकर। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए कि मेरा बोर्ड एग्ज़ाम मार्च में होगा, फरवरी में होगा, ये अब दिन कम है, ये है वो है, कुछ भी नहीं टेंशन लीजिए। बस आराम से आप पढ़ते रहिए, कुछ नहीं बाहर जाएगा। मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ। मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, मेरा पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है, और ख़ासकर मेरा जो अनुभव है नोट्स में, इससे बाहर तो कहीं नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए नोट्स ला रहे हैं। पता है आपको, आपके 10th क्लास से अधिक हम आपके लिए नोट्स ला रहे हैं, ये आप जान लीजिए। इससे बाहर तो जाने वाला ही नहीं है, इससे कम होगा। आप इस चीज़ को पढ़ने के बाद फील करेंगे कि इससे बाहर नहीं होगा। हाँ, नॉलेज आपको बढ़ेगा, ये सत्य है। तो प्लीज़ आप सब इस चैनल पर बने रहें, भरोसा कीजिए अपने भाई पे, कुछ दिन टाइम दीजिए। आपका एक बेहतर रिजल्ट लाने में हम नहीं सहयोग कर पाएँ तो बताइएगा, ठीक है ना? तो इधर उधर के बहकावे मत आइए कि 1 घंटा 2 घंटा क्लास है, हम आधे घंटा में ख़त्म कर देते हैं, 28 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। ये सब मत दिखे, टॉपिक पे कवर कीजिए। क्या आपका टॉपिक बच रहा है, इस चीज़ को सोचिए। और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हमें भी यह लेक्चर लेने में या नोट्स बनाने में, मेहनत करने में थोड़ा मन लगे। ठीक है ना? पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।